वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। हमने क्या किया था, अध्याय 4 के कुछ यहाँ पे सारणी के प्रश्न कर लिए। तो अगर हमको इसको समझना है तो आपको सारणी को समझना पड़ेगा अच्छे से। तो इसके लिए आप पहले के जो क्लासेस है उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन हमको यहाँ पे एक सारणिक विधि से करना पड़ेगा। नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उससे नहीं ज्ञात करेंगे। हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है इसको सारणी के रूप में, जिसके कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक इतने दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ लिखते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। हल सबसे पहले तो जो बिंदु दिया हुआ है इसको लिख देते हैं बिंदु x1 बराबर दिया है 2, y1 बराबर 6, x2 बराबर -4, y2 बराबर -2, x3 बराबर 3 और y3 बराबर -1। अब इसमें क्योंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे आ जाएगा डेल से शो करते हैं इसको, डेल इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आएगा अगर हम लोग कोई सारणी के रूप में लिख रहे हैं और वहां हमको पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला, डेल इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसमें 1 by 1 हम करके वैल्यू पुट करते जाते हैं। x1 की वैल्यू दिया है 2, y1 की वैल्यू 6, फिर यहाँ 1, x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू -2 1, x3 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू -1 फिर 1। अब देखो क्योंकि ये हमारा एक सारणी के रूप में दिया है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, रो के सापेक्ष r1 के सापेक्ष यहाँ पे करेंगे विस्तार। जैसे यहाँ पे हल करते थे इसको वैसे ही हल करना है, विस्तार कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा डेल इक्वल्स टू 1/2 सेम रहेगा। विस्तार करते हैं r1 के सापेक्ष, यहाँ पे ये है रो, इस रो के सापेक्ष हम कर देंगे विस्तार। तो जब विस्तार करेंगे यहाँ आएगा सबसे पहले 2, ये 2 हो गया। तो जब 2 को ले रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से -2, फिर यहाँ माइनस लग जाएगा तो माइनस +1 ये हो गया, 2 हो गया। अब लेंगे -6, क्योंकि सेकंड वाला है। अगर 3×3 हमारे पास हैंड दिया हुआ है तो इसके लिए जब सेकंड नंबर का आता है उसमें हम लोग लगाते हैं माइनस। ये पहले भी हम लोग ने हल कर लिया है, यहाँ लगाएंगे माइनस। तो जब इसको लेंगे 6 को, -6, ये रो और कॉलम हट जाएगा, इसका होगा मल्टीप्लाई। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, आएगा -4, फिर यहाँ लग जाएगा माइनस, ये रो और कॉलम हट गया। 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 1 जा 3, ये हो गया। अब लगेगा यहाँ प्लस, यहाँ है 1 ब्रैकेट लगाते हैं, ये रो और कॉलम हट जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई -4 का मल्टीप्लाई -1 से आ जाएगा 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस मतलब 4, फिर यहाँ लगेगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। हल करते हैं इसको, देखते हैं कि यहाँ पे डेल का मान क्या आएगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। यहाँ है 1/2, ये हो गया 2, -2 + 1 -1, -6 -4 -3 -7 +1 6 4 10, ये हो गया। अब डेल इक्वल्स टू 1/2 -2, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 7 42 प्लस 10 एकम 10, ये हो गया। हल करते हैं इसको, पहले 42 में से 2 घटा देंगे 1/2, 42 में से 2 घटा देंगे आएगा 40 + 10, 40 + 10 1/2, यहाँ आ जाएगा 50, 40 + 10 50। अब ये 2 से हो जाएगा भाग, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा यहाँ 25, मतलब डेल
इक्वल्स टू आएगा 25। ये निकला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको पूछा था यहाँ पे 3 बिंदु दे दिए थे हमको, जिसको x1 y1 दिया था। अब इसमें क्या दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको लगाना है सारणिक वाले में, क्योंकि हम लोग सारणिक पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ये x1 y1 1, वैल्यू सब में पुट किया, आ गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 25। ये हो गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि बिंदु A0 0B तथा PQ संरेख है तो सारणिकों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि ये। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक 3 बिंदु दिया हुआ है, इसको भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही बताना है। लेकिन इसमें बोला हुआ है क्योंकि ये संरेख है, कभी भी अगर त्रिभुज का संरेख है बोलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल में संरेख है बोलेगा, तो डेल का मान 0 होना चाहिए। जो डेल का मान यहाँ पे आया है 25, डेल का मान यहाँ आया है 25, तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख है बोलेगा तो डेल का मान यहाँ आना चाहिए 25। तो हमको क्योंकि ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, तो पहले तो हम ले करके चलेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये तीनों बिंदु संरेख है, मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो बराबर लेकर के चलना पड़ेगा हमको 0 0 लेकर के चलेंगे, फिर इसको करेंगे हल। चलिए करते हैं हल। पहले बिंदु लिख देते हैं, बिंदु x1 इक्वल्स टू a, y1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 0, y2 इक्वल्स टू b, x3 इक्वल्स टू p, y3 इक्वल्स टू q। ये हो गया। अब क्योंकि हमको बोला है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होना चाहिए बराबर 0। जैसे प्रश्न में बोला हुआ है कि ये संरेख है, तो जब कभी यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होगा मतलब इसका मान आएगा 0। यहाँ पे डेल की वैल्यू हो जाना चाहिए 0, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसके बाद पक्षांतर करके हमको यहाँ पे इसको सिद्ध करना है कि ये आना चाहिए। हल करते हैं इसको, 1/2 x1 की वैल्यू है यहाँ पे a, y1 की वैल्यू है 0, फिर यहाँ 1, x2 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू b 1, p q 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे, डेल इक्वल्स टू इतना आया। अब 1/2 इधर पक्षांतर होगा, क्योंकि ये 0 है, पूरा टर्म हमारा हो जाएगा 0, तो बचेगा डेल इक्वल्स टू 1/2 तो 0 हो गया, डेल इक्वल्स टू बचेगा a 0 1 0 b 1 p q 1 इक्वल्स टू 0 ये हो गया। अब इसको करते हैं हल, जैसे प्रसार करते थे वैसे ही प्रसार करना है। a लेंगे यहाँ पे a, इसको प्रसार करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा b माइनस q माइनस ये टर्म अगर दिया हुआ है 0 तो पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई में दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 1 को, प्लस 1 इससे प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस पी डी इक्वल्स टू 0। ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी माइनस ए क्यू, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 0। अब माइनस वाला जितने भी टर्म है सबको कर देते हैं पक्षांतर, ये आएगा ए बी इक्वल्स टू ए क्यू माइनस पी क्यू। अब देखो जो सिद्ध करना है उसमें है p के बटे में a है, मतलब हम क्या करेंगे, सभी दोनों पक्षों में a b से भाग दे देते हैं। जब दोनों पक्षों में a b से भाग देंगे तो a b बटे a b बराबर a क्यू, सॉरी ये आ जाएगा प्लस a क्यू बटे a b प्लस p क्यू बटे a b। यहाँ पे इसको अच्छा ये आएगा पी बी ये भी हो जाएगा पी बी और ये होगा पी बी, यहाँ भी आ जाएगा
पी बी, ये हो गया। अब देखो जो कैंसल होता है कैंसल कर देंगे, ये पूरा पूरा कैंसल हो गया, ए और ए कैंसल हो गया, बी और बी कैंसल, बचेगा यहाँ पे 1 इक्वल्स टू, जमा देते हैं पी बटे ए प्लस क्यू बटे बी। देखो यही सिद्ध करना था हमको कि p बटे ए प्लस क्यू बटे बी बराबर 1। इधर इसको अरेंज करने पे हमको जो सिद्ध करना था वो आ गया, यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, जब कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो संरेख है बोलेगा, मतलब उसका क्षेत्रफल का मान आना चाहिए 0। हमेशा इसको बराबर में 0 करके लेना है, फिर जो जो बिंदु दिया है उसको रख देंगे, पक्षांतर करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा जो सिद्ध करना था वो, ये हो गया सिद्ध। ये करना था हमको सिद्ध p बटे ए प्लस क्यू बटे बी बराबर 1, ये हो गया सिद्ध। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है यदि ए दिया हुआ है तो इसमें हमको एडजॉइंट ए निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमको ए दिया है वो एक आव्यूह के रूप में दिया है, न कि सारणिक के रूप में। तो यहाँ पे जब कभी भी आव्यूह के रूप में देगा तो हम लोग एडजॉइंट मतलब उसका सहखंड, जो इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा है सहखंड जिसको बोलते हैं, तो पहले तो सहखंड निकालेंगे, लेकिन क्योंकि इसको हमको एक आव्यूह के रूप में लिखना है तो फिर उसको एडजॉइंट ए के फॉर्म में आव्यूह के रूप में जमा देना है। करते हैं यहाँ पे हल। a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ये दे दिया। अब 1 बाई 1 सबका निकाल लेते हैं, एडजॉइंट मतलब सहखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा a1 का पहले a11 मतलब -1 की पावर में 1 प्लस 1, और यहाँ पे इसका सहखंड इसका निकालेंगे उपसारणिक, तो उपसारणिक निकलेगा 4, मतलब ये आ जाएगा ओनली 4 a11। फिर a12 -1 की पावर में 1 प्लस 2 a12 मतलब ये वाला, तो ये और ये हट जाएगा, बचेगा 3, ये आ जाएगा 3, आएगा यहाँ पे -3 a12। फिर a21 मतलब -1 की पावर में 2 प्लस 1 a21 मतलब 3 मतलब ये रो और कॉलम हटा देना है, यहाँ पे बचेगा इसका 2, आ जाएगा -2 a21। फिर a22 मतलब -1 की पावर में 2 प्लस 2 a22 ये वाला, तो ये रो और कॉलम हट जाएगा, बचेगा 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1। क्योंकि जहाँ पे इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव रहेगा, और जहाँ ऑड नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे क्या स्तंभ और क्या बोलते हैं रो और कॉलम का मान अगर हमको ऑड नंबर में दिया हुआ है तो माइनस आएगा, और इवन नंबर में दिया हुआ है तो प्लस आएगा। इस बेस पे हम लोग ने कर लिया। अब क्योंकि इसको हमको निकालना है एडजॉइंट ए, अभी तक तो केवल इसका सहखंड निकला हुआ है, अगर हमको बोलेगा सारणिक के रूप में तो यहाँ तक करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आव्यूह में। तो आव्यूह में अगर हमको लिखना है एडजॉइंट ए बराबर ये फॉर्मूला होगा आपका a11 a21, मतलब कि जैसे ट्रांसपोज बनाते थे वैसे ही बनाना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा a12 और ये 2 वैल्यू पुट कर देंगे, एडजॉइंट a बराबर a11 की वैल्यू आया है 4, a21 की वैल्यू आया है -2, a12 की वैल्यू आया है -3, a22 की वैल्यू आया है 1, ये आएगा हमारा आंसर। देखो मतलब जब कभी भी आव्यूह के रूप में देगा, ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे बोलेगा नहीं, कभी कभी बोलेगा नहीं कि आव्यूह है कि सारणिक है, बस उसका हमको निशान देख के चिन्ह देख के बताना है कि वो सारणिक है कि आव्यूह है। यदि हमको इसमें ये आयत के रूप में दिखेगा तो वे एक आव्यूह है, और मॉड के फॉर्म में दिखेगा मतलब सारणिक है। तो जब कभी भी सारणिक में देगा तो एडजॉइंट ए बस निकालेंगे, लेकिन अगर हमको आव्यूह में देगा तो ये हमको फॉर्मूला लगाना है, जैसे आव्यूह में ट्रांसपोज यानी परिवर्त के लिए निकालते थे, रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो यही क्वेश्चन पे हमको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो 1 2 3 4 सेम है हमारे पास,
लेकिन यहाँ पे हमको सिद्ध करना है ए एडजॉइंट ए बराबर होने चाहिए। मतलब अगर हम इसको आगे पीछे कर दे, इसके क्रम को बदल दे, तो क्या ये बराबर होगा कि नहीं, और बराबर में आना चाहिए मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ ए आई। तो हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि क्या ये बराबर होगा कि नहीं, यदि हम इसके क्रम को चेंज कर देते हैं। ये जो है आपका सहखंडज, आव्यूह के सहखंडज का एक अनुप्रयोग है, एक प्रमेय है। तो इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या ये प्रमेय जो है वो सही है कि नहीं है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमको तो चाहिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए हम लोग ने सबके लिए निकाल रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4। इसके लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब कि इसको जैसे बनाते थे मॉड 1 2 3 4, मॉड ऑफ ए बोलने का मतलब जैसे कि सारणिक को हल करते थे वही करना है। क्या कर देंगे, विकर्ण का मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6 आ जाएगा -2। मॉड ऑफ ए का मान आया -2, ये तो हो गया। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो सेम है 1 2 3 4। इसके लिए हम लोग ने एडजॉइंट निकाला था, आया था 4 -2 -3 1। तो यही वैल्यू लिख देते हैं 4 -2 -3 1। ये आ गया आपका एडजॉइंट। पहले वाले क्योंकि क्वेश्चन में निकाल लिया था इसलिए इसमें डबल नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया हम लोग ने एडजॉइंट ए। अब जो सिद्ध करना है वो लेकर के चलते हैं। पहले हम लोग ये वाली वैल्यू लेकर के चलेंगे, ए एडजॉइंट ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देते हैं ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ए की वैल्यू है 1 2 3 4, एडजॉइंट ए की वैल्यू है 4 -2 -3 1। ये अब क्योंकि देखो ये एक आव्यूह में है, हमेशा अगर मैं सारणिक यहाँ पे जब क्लास स्टार्ट की थी तो बताया था कि सारणिक में कभी भी मल्टीप्लाई माइनस प्लस नहीं होता है, केवल आव्यूह में ही होता है। तो हमारा जो प्रश्न दिया है वो एक आव्यूह में दिया है, तो इसको हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो लिखा हुआ है ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 1। तो मल्टीप्लाई करने का पहले पता है आव्यूह में पढ़े थे, एक रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 एकम 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई -3 से, तो आ जाएगा -3 दूनी 6। ये हो गया एक रो का हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे किसका, इस रो से सेकंड कॉलम का। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा -2 से, आ जाएगा -2, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, यहाँ पे लगता है आपका प्लस 2 एकम 2, ये हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 तिया 12, यहाँ पे लगता है प्लस, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 4 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 तिया 12, ये हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 3 दूनी -6, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4, ये हो गया। यहाँ पे आव्यूह यहाँ पे पढ़ना जरूरी है अगर इसको हल किया है तो, वरना ये समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, मल्टीप्लाई का कर दिए थे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, एक एक एलिमेंट को, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, बीच में लगता है प्लस का साइन, फिर सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है। एक हमारा रो कंप्लीट हो गया, एक रो में एक एलिमेंट्स का कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड एक कॉलम कंप्लीट हुआ, सेकंड कॉलम में जाएंगे तो यही फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सेम करेंगे फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड से, और यहाँ पे दोनों के बीच में लगेगा प्लस साइन। ये हो गया। एक बराबर 4, ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ आएगा -2। ये निकल गया हमारा ए एडजॉइंट ए। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, ले लेते हैं। अब सेकंड हमको लेना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए पहले रहेगा, एडजॉइंट ए पहले रहेगा, फिर ए रहेगा।
लिखते हैं वैल्यू। एडजॉइंट ए की वैल्यू था 4 -2 -3 1, ए की वैल्यू है 1 2 3 4। सेम ऐसे ही करना है, बस मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 4, फिर यहाँ -2 का मल्टीप्लाई 3 से तो आ जाएगा -3 दूनी 6, ये हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 2 से 4 दूनी 8, -4 दूनी 8, ये हो गया। -3 का मल्टीप्लाई 1 से -3, 3 का मल्टीप्लाई 1 से +3। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है तो क्योंकि बीच में प्लस साइन रहता है इसलिए यहाँ पे लगेगा प्लस। तो ध्यान से करना है इसको। -3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 3 दूनी 6 -6, 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो आ जाएगा +4, ये हो गया। आ जाएगा 6 में से 4 -2, ये 0, ये भी 0 और ये -2। यहाँ से दिख रहा है हमको कि ये दोनों बराबर तो आ गया, लेकिन हम लोग को मॉड ऑफ ए के भी बराबर आना चाहिए। ये एक और सिद्ध करना है इसमें। ये इतना तो आ गया है। अब देखो नेक्स्ट पेज में करते हैं हम। जो जो बराबर है उसको लिख देते हैं। क्या दिया था पहले? ए एडजॉइंट ए बराबर आया था एडजॉइंट ए ऑफ ए का। ये इसकी वैल्यू लिख देते हैं, दोनों की वैल्यू। अच्छा, दोनों बराबर आया था किसके? -2 0 0 -2, ये दोनों तो बराबर आ गया है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों वैल्यू तो बराबर दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के बराबर में हमको चाहिए मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ ए आई। तो देखते हैं, इसको लिख देते हैं हम ए एडजॉइंट ए बराबर ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए। इसमें क्या करते हैं, -2 को कॉमन ले लेंगे। -2 को जब कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 1 0 0 1। और हमको पता है आइडेंटिटी आव्यू जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू होता है आई। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 ऑफ आई, इसकी वैल्यू होता है आई। ये हो जाएगा ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या निकाला था हमने? मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाला है -2, मतलब जहाँ -2 है इसकी जगह हम लोग लिख देंगे मॉड ऑफ ए। ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए ऑफ आई। ये हो गया। यही हमको सिद्ध करना था कि क्या ये बराबर होगा कि नहीं। हाँ, तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे के बराबर है, ये हम लोग ने सिद्ध कर लिया है। तो ध्यान देना कि आव्यूह दिया हुआ है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे जैसे बोला था एडजॉइंट निकाला पहले, फिर वहां पे ए से मल्टीप्लाई करते जाए, पहले ए को लिखे उसके बाद सेकंड वाले में ए को बाद में लिखे, ऐसा मल्टीप्लाई किए, तीनों ही हमारा आ गया बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि ये जो आव्यूह, ये भी एक आव्यूह के रूप में ही दिया हुआ है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह इसको बोलते हैं ऐसा आव्यूह जिसकी वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आए, जिसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, ऐसी आव्यूह को बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह। मतलब यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। हल देखो a इक्वल्स टू a ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 1 2 3 2 3 2 3 3 4। ये एक आव्यूह दिया हुआ है, इसको व्युत्क्रमणीय बताना है। मतलब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए पहले इसको हमको बनाना पड़ेगा सारणिक के रूप में, तभी हम प्रसार करेंगे। क्योंकि एक नॉर्मल आव्यूह दिया है, इसका वैल्यू तो फाइंड नहीं हो सकता, तो पहले इसको एक सारणिक के रूप में बनाएंगे, उसके बाद उसका प्रसार करेंगे। तो जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है कि उसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, तभी ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो इसको लिखेंगे पहले a इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 2 3 3 4। इसको अब इसको R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष
विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करते हैं तो ये हो जाएगा 1 लिखे, ये रो और कॉलम को छोड़ देना है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 माइनस 3 दूनी 6, ये हो गया। इसको लेंगे -2, फिर ये रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3, इस वाले को लेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 3 तिया 9। हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1, 12 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा 6 माइनस 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2 प्लस 3, 6 में से -9 करेंगे तो आ जाएगा -3। हल करते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, 6 में से 4 घटाएंगे 2 माइनस 9, 9 माइनस 2 आ जाएगा -7। तो यहाँ पे हमको जो दिख रहा है, जो आव्यूह है, इसका मान जो आया है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। जब कभी भी वैल्यू ऐसा नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम बोलेंगे जो मैट्रिक्स है वो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसको बोलेंगे हम कि ये जो है वो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये हम लोग ने सिद्ध कर दिया जब हम लोग ने मान निकाला। तो यहाँ पे ध्यान देना है, आव्यूह जो दिया रहेगा पहले उसको सारणिक के रूप में लिखना है, इसके बाद इसका कर देना है प्रसार। यदि वो प्रसार होता है तो प्रसार कर देना है, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा कुछ मेथड। ठीक है, आगे के प्रश्न में देखते हैं। ये लिखा हुआ है, अभी हमको बताना है कि ये जो है वो एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसको हमको बताना है कि ये जो दिया हुआ है, अच्छा इसमें ध्यान रखना क्योंकि हम लोग ने इसको सारणिक में लिखा है तो मॉड ऑफ ए होना चाहिए, है ना। मतलब ये मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा बोलेंगे तब ये आएगा कि ये जो है वो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो अगर अव्युत्क्रमणीय बोलता है मतलब क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो इसको हमको यहाँ पे प्रूफ करके बताना है कि 0 होगा। हल है, ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 3 13 1 -2 0 -6 4 -8। ये इसको लिखेंगे पहले मॉड ऑफ ए के फॉर्म में। 5 1 -6 3 -2 4 13 0 -8। ये अब इसको हमको वही जैसे किया था वैसे ही करना है, लेकिन इसमें हमको ध्यान देना है कि क्या ये प्रसार करने पर इसकी वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे पास सभी अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है जो इसका संख्या है वो। तो इसको प्रसार करने के लिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा थोड़ा सा प्रमेय बोल सकते हैं या फिर इसका प्रगुण लगाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग C2 में मतलब सेकंड कॉलम में करेंगे C2 + 2C1। सेकंड कॉलम में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा ही लगाना पड़ेगा प्रगुण। क्या करेंगे, C2 में प्लस करेंगे 2C1 को, तो यहाँ पे होगा मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 5। C2 में काम करना है तो हो जाएगा 3 + 2C1 मतलब 2 × 5, ये हो गया। फिर 1 - 2 + 1 सॉरी 2 × 1 -6, यहाँ दिया है 4 + 2 × -6, ये हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 13 0 -8। मॉड ऑफ A इक्वल्स टू ये है 5 1 -6। हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा 3 + 5 दूनी 10, फिर -2 + 2 1 कम 2 + 2, ये हो गया। फिर 4 -6 दूनी 12, ये आ गया 13 0 -8। मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 5 10 और 3 13, फिर यहाँ भी 13 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, ये 0, फिर -6 12 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा -8 और -8, ये हो गया। अब इसको जब कभी भी ऐसा प्रसार करना हो 0 लाना हो
तो इसको हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि कोई दो वैल्यू को जीरो कर दे। तो जब दो वैल्यू जीरो हो जाए आसानी से इसको R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये हो जाएगा मॉड ऑफ A इक्वल्स टू, अब ये R1 के सापेक्ष 1 बस रहेगा, इस वाले को छोड़ देना है, ये और ये छूट जाएगा, मतलब कि ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, बचेगा हमारे पास 13 मल्टीप्लाई -8 फिर -13 मल्टीप्लाई -8। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, प्लस माइनस माइनस करने पे ये हो जाएगा कैंसल, मतलब मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 0, तो मॉड ऑफ A इक्वल्स टू आ जाएगा 0। यही हमको सिद्ध करना था, मतलब जो हमको अवयव दिया हुआ है उसका मान आना चाहिए 0, मतलब मॉड ऑफ A का मान आना चाहिए 0, ये हम लोग ने सिद्ध कर लिया। अगर कभी भी बोलता है कि अवयव जो है वो अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसको प्रसार करने पर वैल्यू हमारा 0 आना चाहिए, और व्युत्क्रमणीय अवयव है बोलता है इसका मतलब है कि इसको प्रसार करने पर मॉड ऑफ A की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हम लोग ने यहाँ पे सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये थोड़ा उल्टा है कि व्युत्क्रमणीय बोलेगा तो नॉट इक्वल्स टू 0, अव्युत्क्रमणीय बोलेगा तो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।